में तो आ रही है आप लोग को थर्ड यूनिट। आई नो थोड़ी आप लोग को ऐसे लग रही होगी मतलब कि अलग से, लेकिन इसमें यही है, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ईजी है थर्ड यूनिट। आपकी टफ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके मेनली सारे इस प्रकार के अलग अलग जो मॉडल्स वगैरह हैं, जैसे हमने कल पढ़ा, मतलब एक तरीके से एनर्जी है ऊष्मा का किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी एकल परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए। आज हम जैसे विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। ये सब किसके अनुसार, जो चिर सम्मत यांत्रिकी थी जिसको हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहा, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मेनली किसके द्वारा दी गई थी? आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। कल भी हमने देखा कि मेनली किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। हमने देखा था हमारा मॉडल कि 1905 में आइंस्टीन ने दिया था किसके लिए? कोई द्विपरमाणु कणु हो उनके लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान, उस तरीके से हमने निकाला था, ठीक है। तो इनमें यही चीज़ है आप लोग के ये इम्पोर्टेंट है, खैर पूरी की पूरी यूनिट है, तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इसमें से आते ही हैं। और इसमें सारे टॉपिक एक तरह से आप देख सकते हो सब बड़े बड़े टॉपिक ही हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर आपकी अच्छी है इस यूनिट में, मैं आपको एक बार बता दूँ कि यहाँ आपके बिल्कुल लाइन टू लाइन डेरिवेशन आप देख रहे हो, इसमें थोड़ी ज़्यादा डेरिवेशन कम है। और उस डेरिवेशन में भी आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको कहीं लगता है आप थोड़ा सा भूल रहे हो तो आप उस टर्म को स्किप करके डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि हाँ आइंस्टीन ने ये थ्योरम दिया था, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ये निकला। अगर आपको, लेकिन उसके लिए रिजल्ट भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आप बीच का पूरा स्किप कर रहे हो तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर याद नहीं है उस केस में, ठीक है ना। तो आपको मतलब गलत करने से तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को छोड़ करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, ठीक है। तो भी आपको मार्क्स रिजल्ट लिख दो, ग्राफ बना दो, ग्राफ को डिटेल में समझा दो, इस तरीके से तो आपके मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। हेडिंग दो, ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा से मतलब आपको पता है ये हीट कैपेसिटी सीवी या फिर सीपी की हम बात करते हैं। किसके लिए? हम ठोस पदार्थों की, सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ हम क्योंकि किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? चिरसम्मत यांत्रिकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब आइंस्टीन ने जो मॉडल दिया, ठीक है ना। तो आइंस्टीन का कल हमने जैसे पढ़ा था कौन से अणुओं के लिए? हमने कल देखा था जैसे द्विपरमाणविक अणुओं की विशिष्ट ऊष्मा का टॉपिक कल हमने पढ़ा, ठीक है ना। कोई द्विपरमाणविक गैस हो उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा, तो हमें सीवी का वहाँ अलग अलग मान मिला। सीवी किस पर डिपेंड करती है? आपके स्थानांतरण ऊर्जा पे, कंपन ऊर्जा पर, घूर्णन ऊर्जा पर, या फिर इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन ऊर्जा पर, ठीक है ना। इन सब पर डिपेंड करती है। उसके बेस पे हमने निकाला। तो जो आइंस्टीन ने विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन ने एक मॉडल दिया, ठीक है। पहले आप थोड़ी सा इसका बेस समझो। आइंस्टीन ने विशिष्ट ऊष्मा के लिए एक मॉडल दिया, उस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने कुछ रिजल्ट निकाला, ठीक है। उसने रिजल्ट निकाल करके उसने बता दिया कि भाई ठोसों की प्रकृति ऐसी होती है और उनके आधार पर उनकी विशिष्ट ऊष्मा सीवी जो होती है वो कुछ इस तरीके से प्रोपोर्शनल होती है 1/T या कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बेस पे उन्होंने एक ग्राफ बना दिया कि ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जब निकाली गई, तो ये तो थ्योरेटिकली कहा था आइंस्टीन ने, एक्सपेरिमेंटली जब करके देखा तो देखा कि सीवी का मान टी पर कुछ इस प्रकार से डिपेंड नहीं करता है। कुछ विशेष मानों के लिए, जैसे हमने थीटा वी माना था, थीटा वी बराबर क्या माना था हमने? एच न्यू अपॉन के माना था। तो ये देखा थीटा वी के कुछ विशेष मान अगर हम माने तो हमेशा हम देखें कि ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट नहीं हो पाता। इसका मतलब ये आइंस्टीन के मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर किया फिर किसने? डिबाई ने। डिबाई, डिबाई एक साइंटिस्ट थे, डिबाई, ठीक है। नाम ये वैसे ऐसे हैं लेकिन आप लोग काफी बार पढ़ोगे। अभी आपके इसमें आ रहा है फाइनल ईयर में आप लोग के सॉलिड स्टेट फिजिक्स होगी, उसमें भी आएंगे ये मॉडल्स। तो इसलिए क्या होता है कि फिजिक्स में आप एक चीज को एक तरह से समझ में नहीं, आप कहीं और से समझ लो, कहीं और से समझ लो, 10 तरीके हो जाते हैं समझने के, ठीक है ना। तो इन्होंने ये डिबाई मॉडल दिया, उन्होंने भी सेम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा पर काम किया। तो इन्होंने देखा कि एनर्जी का मान तो ऑलमोस्ट वही आया जो आइंस्टीन ने मान दिया था, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा का मान चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है। और डिबाई ने जो मान दिया वही मान एक्सपेरिमेंटली भी मिला। इसलिए ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए मेनली जो मॉडल माना जाता है वो कौन सा होता है? डिबाई का मॉडल होता है। अब या तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे कि है ना ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए डिबाई के मॉडल की
व्याख्या करो या विस्तार से समझाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको ऐसे दे कि ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा में ऐसे दे सकता है कि आइंस्टीन के मॉडल में क्या कमियां रह गई थी और डीबाई के मॉडल ने उसको किस तरीके से उस कमियों को सुधार किया, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको आइंस्टीन की कमियां क्या क्या रही वो और उसके बाद डीबाई ने उसमें क्या चेंज किया ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। या कई बार डायरेक्टली इस तरीके से कि ठोस पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा के लिए आप जो भी सूत्र है उसका सत्यापन करो या ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेस आपको बना के यही लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले आइंस्टीन ने चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार आइंस्टीन ने ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा के लिए मॉडल दिया था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वैल्यू ये आई थी। अब वहाँ पूरा डेरिवेशन मत करो, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। इनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई थी, ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था, लेकिन देखा कुछ स्पेशल मानों के लिए ग्राफ हमें एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये आइंस्टीन के मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी जिनमें फिर सुधार का काम किसने किया, डीबाई ने। फिर उसके बाद आप डीबाई के मॉडल को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये अपना तरीका रहेगा। तो चलो अब अपन देखते हैं कि क्या तो आइंस्टीन के मॉडल की कमी रही और डीबाई के मॉडल ने उसको क्या सुधार किया। तो हेडिंग 2, ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेना, डीबाई मॉडल। डीबाई मॉडल, देखो बात हम किसकी कर रहे हैं, विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा हम सब जानते हैं सीवी बराबर क्या होता है, du अपॉन dt। सिंपल सा है, हम सबको पता है विशिष्ट ऊष्मा का मान ये होता है। आपके एक मिनट, इस यूनिट में आपके और देखो कुछ रह रहा है या नहीं। बस ये आपके एक दो लास्ट टॉपिक है, आपकी थर्ड यूनिट उसके बाद कंप्लीट। थर्ड यूनिट आपकी मैंने कहा था छोटी सी ही है, ये बस कंप्लीट हो जाएगी। एक टॉपिक ये है, इसके बाद लास्ट हम एक और देखेंगे, इफेक्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म का, अनुचुंबकीय तत्व का प्रभाव हम देखेंगे। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट है। ठीक है ना, इसमें मेनली हमने वही सारी जो भी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, चाहे हमने कोई आइंस्टीन डीबाई के मॉडल्स वगैरह पढ़े हैं तो ये सब कुछ है। इससे पहले जैसे हमने क्या पढ़ा, बैरोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी हमने, वायुदाब का समीकरण पढ़ा, फेज स्पेस पढ़ा, माइक्रो स्टेट क्या होते हैं, मैक्रो स्टेट क्या होते हैं, या फिर हमने क्या देखी उष्मागतिकीय प्रायिकता क्या होती है। उसके लिए हमने रिलेशन निकाला था ना स्टार्टिंग में, छोटी सी डेरिवेशन थी लेकिन मैंने कहा था आप लोग कॉपी में करके देखना। तो वो सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, बस यही सब पूछा जाता है, छोटा सा ही है ये आपका यूनिट। ठीक है, तो इसलिए बस दो टॉपिक है, इनको भी अच्छे से पढ़ो, फिर हमारा लास्ट एक टॉपिक रह ही जाएगा और आप लोग का सिलेबस कंप्लीट। हाँ, तो देखो हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा है सीवी बराबर डेल यू अपॉन डेल टी, हम सब जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने उस दिन क्या पढ़ा, इसमें ऊष्मा का संविभाजन, ऊर्जा का संविभाजन का सिद्धांत पढ़ा हमने, बोल्ट्जमान के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से। और उसके हिसाब से भी हमें क्या मिला, प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए एनर्जी कितनी मिली, 1/2 kT होती है। तो हम लिखेंगे ऊर्जा के संविभाजन सिद्धांत से ऊर्जा के संविभाजन सिद्धांत से क्या, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के संगत ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kT होती है। ऊर्जा के संविभाजन के सिद्धांत से, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1/kT हमने बता दिया काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब ये है कि कोई कण है तो उसकी अगर हम औसत गतिज ऊर्जा की बात करें तो भी यही मान होगा, अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो भी यही मान होगा। अर्थात किसी कण के लिए
अर्थात किसी कण के लिए अगर हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के ई काइनेटिक एनर्जी, तो भी कितनी हो जाएगी 1/2 kT। और अगर हम बात करें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, तो भी कितनी हो जाएगी 1/2 kT। सिंपल सी बात है। इसका मतलब किसी कण की कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, हमें पता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। एम्प्लाइज कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 1/2 kT प्लस 1/2 kT बराबर कितना हो जाएगा kT। इसका मतलब टोटल एनर्जी E बराबर हमें कितना मिलता है kT के बराबर। क्लियर सा है, समझ में आ गया हमें, ठीक है। kT यहाँ पे क्या है कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, kT है, इसको kBT भी आप लिख सकते हो, वही बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। क्लियर है, ये बात होगी। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कल भी हमने पढ़ा था कि ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा स्पेशली किसके कारण होती है, कंपन ऊष्मा के कारण होती है। हमने देखा था, क्योंकि जब बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में होगा एटम, तो वो क्या करता है, घूर्णन ऊर्जा नहीं करता। घूर्णन ऊर्जा के लिए मान हमारे पास शून्य आया था, लेकिन हमने देखा था कि उस स्टेज में भी क्या करता है, कंपन कर सकता है। नॉर्मली थोड़ा बहुत वो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम बात करें कंपन के लिए, ठीक है, कंपन के लिए, अब कंपन के लिए आप देखो तो कंपन क्या होता है, आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट वो क्या होता है, तीनों डायरेक्शन में कर सकता है। मतलब एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर सकता है। हो सकता है वो इधर वाइब्रेट कर रहा हो सकता है वो ऊपर नीचे करके वाइब्रेट किया, वो आगे पीछे करके वाइब्रेट कर रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि कंपन कैसे होते हैं, 3D होते हैं, त्रिविमीय होते हैं। क्योंकि कंपन त्रिविमीय होते हैं, इतना नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि कंपन आपके त्रिविमीय होते हैं। इसका मतलब कंपन के लिए अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, अर्थात कंपन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तीनों डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब ये आपकी हो जाएगी 3n kBT। कंपन ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3n kBT, 3 kBT के बराबर मान लो, ठीक है। अभी हम किसके बराबर मान लेते हैं, 3D होने के कारण 3 kBT के कारण। अब ये हमारे पास केवल एक कण की ऊर्जा है। अगर हम कुल n मोल कणों की बात करें, या अगर हम बात करें कि कुल हमारे पास कितने 1 मोल कण है, ठीक है ना, तो 1 मोल पदार्थ के लिए अगर हम बात करें, 1 मोल पदार्थ के लिए ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3n kBT। ठीक है, हमने मान लिया कि एक मोल की अगर बात होगी तो मोल में तो हमारे पास कुल n कण हो जाएंगे, तो 3n kBT, n इंटू के बराबर क्या होता है, r, मतलब 3RT। या हमारे पास ऊर्जा U बराबर कितनी आ गई, 3RT। ठीक है, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, n इंटू kB, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। क्लियर है, यहाँ से 3RT के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डिवाइन ने क्या बोला कि कंपन की विधा की अगर हम बात करें कि कोई भी ठोस है, ठोस में अगर कंपन विधाएं कितनी हो जाएगी हमारे पास,
3NKT 3RT के बराबर हमारे पास आया हुआ है। ये हमारे पास एक प्रकार से कितनी आ गई, ऊर्जा का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है 3n के बराबर। अब अगर जैसे आप बात करो, ये तो हमने एक नॉर्मल बेसिक लिया है, किसके लिए, ओनली ऊर्जा की बात अभी हमने की, ऊर्जा इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कंपन ऊर्जा, क्योंकि तीनों डायमेंशन में होती है। क्लियर है, आपको अभी तक भी जो भी समझ में नहीं आया हो, पीछे थोड़ा डाउटफुल लगा, वो भी आपका इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पीछे के पोर्शन का भी बैकअप लेकर के चलेंगे कि वहाँ हमने क्या कहा, वहाँ हमने क्या कहा, इस तरीके से तो आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई थी। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने क्या पढ़ा था, ऊष्मागतिकीय प्रायिकता, उसके लिए हमने डेरिवेशन निकाली एस में या फिर ओमेगा एच में, और ओमेगा एंट्रोपी और प्रायिकता में रिलेशन निकाला हमने, बैरोमेट्रिक समीकरण पढ़े उनसे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा तो इस टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा कि कोई भी द्विपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा की बात की, वो हमारी कौन सी थ्योरी थी, हमने बताया था आइंस्टीन ने 1907 में दी थी वो थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी थी वो। ठीक है, तो हम क्या लिखे हैं, आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार, आइंस्टीन सिद्धांत लिख लेना, के अनुसार। ठीक है ना, जो लास्ट हमने थ्योरी लिखी थी। ठीक है, जिनको ध्यान नहीं है वो देख लेना, एक बार पीछे आप लोग अपने पेज टर्न करके देख लो। कल जो हमने पढ़ा था आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार हमारे पास एनर्जी का मान कितना आया था, एक बार हमने जो फाइनल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकाली थी लास्ट में, तो हमारे पास वो वैल्यू कितनी आई थी, ऑलमोस्ट n k थीटा v 1/2 प्लस 1/e की पावर थीटा b अपॉन t -1। ये वैल्यू आई थी हमारे पास e की पावर थीटा b अपॉन t -1। सिंपल सा आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। क्लियर है, आइंस्टीन ने अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकाली, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मान निकल गया। इसके बेस पे उसने निकाला कि अगर अपन कुल आंतरिक ऊर्जा की बात करें कि ठोसों की आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, यू का मान अगर हम देखें किस बेस पे, यू का मान हमने दोनों पे निकाला था। आप लोग अपने लास्ट पेज टर्न करके देखो, हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, उसके बाद में हमने इसके दो केस पढ़े थे, कौन से, न्यून तापों के लिए ऊर्जा का मान कितना होगा और अधिक तापों के लिए, उच्चतम तापों के लिए मान, हमने ऊर्जा का मान निकाला था। और उसके बाद हमने सीवी का मान भी निकाला था, विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा या उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं टोटल, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, कुल आंतरिक ऊर्जा, यू बराबर कितना हो गया, देखो एनर्जी से हमारे पास यू का मान कितना आ जाएगा, यू हो जाएगा हमारे पास 3n k थीटा v अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3n k थीटा v अपॉन e की पावर थीटा v अपॉन t -1। 3n से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें आइंस्टीन ने ही बताई थी ये चीज़, क्या कि किसी भी कंपन की विधाएं कितनी होगी, कोई भी एक मोल गैस के लिए अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर आइंस्टीन ने ये बात बताई कि कोई n दोलक वाला कोई भी ठोस है, तो उसमें कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाती है, उसके पास 3n के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख लो क्या, कि कोई भी एक डायमेंशन में हम बात करें, वन डायमेंशन में कंपन विधा, कंपन विधा कितनी होती है, 3n होती है। अब देखो हिंदी में, तो हिंदी में आपके ऐसे कई बार बहुत टफ से वर्ड आते हैं जो हमें नॉर्मली समझ में नहीं आते, लेकिन एक मतलब यही होता है कि हमने क्या देखा था, क्योंकि कोई भी ठोस हमने देखा, तीनों ठोस में अगर हम किसी एक कण की बात करें तो आपकी तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, उसके बेस पे हमारे पास वैल्यू आई थी 3n के बराबर। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि बात तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में ही करेंगे फिलहाल, तो हमको एक डायमेंशन में भी कण की विधा कितनी होगी, 3n के बराबर ही होगी। मतलब प्रत्येक डायरेक्शन में कण की जो विधा होगी वो चाहे आप x में ले लो, y में ले लो, चाहे z में ले लो, विधा 3n होगी, इसलिए हमने 3n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, n इंटू k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी, तो आप इसको r के टर्म में भी लिख सकते हो। सिंपल है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको आप u को बराबर
अगर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, u बराबर n के r के टर्म में लिख लो, तो 3r थीटा v अपॉन 2 प्लस 3r थीटा v अपॉन e की पावर थीटा v अपॉन t माइनस 1 लिख लीजिए इस टर्म में। ये हमारे पास एनर्जी का मान आया है, ठीक है। ये जो हमें एनर्जी दी थी आइंस्टीन थ्योरी ने, उसके अकॉर्डिंग हमने ये कुल आंतरिक ऊर्जा का मान निकाला, यही मान आया। अब यहाँ से देखो, हमने सीवी का मान, ये सब मान हमने कल निकाला था, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप लोगों को कल लास्ट टॉपिक में समझ में नहीं भी आया था तो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये सब अभी आपका डिबाई मॉडल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम बात किसकी, जो लास्ट में पढ़ा था आइंस्टीन मॉडल, उसी की बात कर रहे हैं एक तरीके से। आप इसको ब्रीफली यहाँ से और समझ सकते हो, ठीक है। अभी पहले हम थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि आइंस्टीन मॉडल में क्या था, फिर हम बात करेंगे कि इसकी कमियां क्या रही थी। अभी लास्ट जो हमने पढ़ा उसमें हमने कमी नहीं बताई थी, हमने केवल डिराइव करके बताया था कि हाँ, तो कोई द्विपरमाणु गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा या सॉरी विशिष्ट ऊष्मा का मान इतना होता है, कमी हमने उसमें कोई नहीं बताई। तो आज हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो ये आइंस्टीन ने इस अकॉर्डिंग बताया, इस अकॉर्डिंग आंतरिक ऊर्जा का मान आइंस्टीन ने लिया होगा, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। यू हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अगर अब हम बात करें सीवी विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकाली होगी, डी यू अपॉन डी टी से, तो करके देख लो आप इसका। डी यू अपॉन डी टी आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 3r आ जाएगा, दोनों का आप कर लो 3r, और ये आपका आ जाएगा। अब थीटा वी को यहाँ हम एनर्जी के फॉर्म में थीटा ई से, थीटा ई थीटा वी एक ही बात है, वी केवल कंपन ऊर्जा को प्रदर्शित करा था। अब हम क्योंकि तीनों डायरेक्शन में बात कर रहे हैं थ्री की वजह से, इसलिए हम टोटल एनर्जी के टर्म में उसको शो करेंगे, ठीक है। तो थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर, इसको आप करके देख लेना, डी यू अपॉन डी टी आपके पास वैल्यू आ जाएगी यही। इसका कर ला 1/2 का वैसे भी 0 हो ही जाता है, फिर इसका करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, e की पावर थीटा एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन लग रहा हो कि मैम कहाँ से आया, तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थीटा ई का मान भी यहाँ पर सेम है, आप कंफ्यूज ना होए। थीटा ई बराबर भी यहाँ पर क्या है, लिख लो आप चाहे ब्रैकेट में, एच न्यू अपॉन के बराबर है। बस वहाँ हमने ओनली कंपन ऊर्जा के लिए लिया था, इसलिए वाइब्रेशन वी से डिनोट किया था। अब हम टोटल एनर्जी के लिए ले रहे हैं, तो हमने वैल्यू इस फॉर्म में लिख दी। क्लियर है? अब हम दोनों कंडीशन में बात करें, अगर हम हाई टेम्परेचर में ले रहे हैं या लो टेम्परेचर में, तो अगर हम बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर, इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी, उच्च तापों पर, ठीक है। लिख लेना, दिक्कत हो किसी को तो। उच्च तापों पर अगर हम बात करते हैं, तो उच्च तापों पर यहाँ से देखो थीटा ई अपॉन टी की वैल्यू देखो, आपके पास टी का मान आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो सिंपल सी बात है कि पूरे रेशियो की वैल्यू आपके पास कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, थीटा ई वेरी वेरी लेस देन टी होगा, मतलब इस रेशियो का मान क्या होगा, एक से बहुत कम आ जाएगा। और एक से बहुत कम मान के लिए हम क्या देख सकते हैं कि आपके पास पूरा ये जो रेशियो है एक्सपोनेंशियल, इसका मान लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा या 1 के बराबर हो जाएगा। 1 - 1 वैसे भी 0 हो ही जाता है, ठीक है। मतलब फाइनल जो हमारे पास वैल्यू रहने वाली है वो ओनली कितनी रहेगी, 3r के बराबर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको CV बराबर कितना मिल जाएगा, 3r। लास्ट अभी हमने उसकी डेरिवेशन की थी, उसमें हमने सॉल्व भी किया था, तो किसी को समझ में नहीं है तो वैसे भी देख सकते हो आप वहाँ से भी। सिंपल सी बात है, आपके पास ये रेशियो छोटा हो गया, यहाँ एक्सपोनेंशियल का मान बहुत कम आएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल का मान बहुत कम आएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल का मान बहुत कम आएगा, बच जाएगा हमारे पास ओनली क्या, 3r बच जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पर, न्यून तापों पर, उच्च तापों पर और दूसरा न्यून तापों पर, ये हमने उससे निकाला था कंडीशन, लेकिन फिर भी आप लोग इसको भी फिर से लिख लेना, ये एक तरह से शॉर्ट में आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम एक लो टेम्परेचर पर बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, देखो हमारे पास यहाँ से CV बराबर क्या बच जाएगा, लो टेम्परेचर पर बात करने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ T का मान आपके पास बढ़ गया,
मतलब आपके पास अब थीटा ई वेरी वेरी ग्रेटर देन टी हो गया, ठीक है। टी का मान बढ़ जाएगा तो कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, मतलब हमारे पास वैल्यू शॉर्ट में आ जाएगी 3r थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, ये ऊपर चला जाएगा माइनस थीटा ई अपॉन टी। क्लियर है, आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इसका मतलब कि जैसे जैसे हमने ये बात किसकी की, न्यून तापों पर। न्यून ताप कितनी हो कि जब टेम्परेचर 0 की तरफ अग्रसर हो, तो सीवी का मान आप देखो क्या हो रहा है, चरघातांक के रूप से घट रहा है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है टी का मान, यहाँ से हम ये कह सकते हैं सीवी प्रोपोर्शनल टू किसके हो रही है, ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी के। सीवी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अर्थात जब t टेंस टू 0 है, ताप कहाँ न्यून की तरफ जा रहा है, तब सीवी का मान क्या हो रहा है, यहाँ चरघातांकीय रूप से घटता है। सीवी का मान क्या होगा, तो यहाँ से चरघातांकीय रूप से घटता है, मतलब हमारे पास ग्राफ कुछ कैसा मिल जाएगा, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक बार इतना नोट कर लो पहले आप। अगर हम बात करें सीबी में और टी में, अगर हम यहाँ फिर ग्राफ बनाते हैं, ये आपके पास टी का मान है, यहाँ पर आपके पास सीवी का मान है, तो आप यहाँ देखो, अब हम टी को क्या बता रहे हैं, टी टेंस टू 0, मतलब टी अगर आपका इधर की तरफ आ रहा है, या आपका 0 पॉइंट है, टी का मान जो भी रहा हो आप किसी भी गैप पर ले लो, चाहे 40 80 120 के टर्म में ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, मान लो हमने ये ले लिया, इसका मान 40 ले लो, 80 है, 120, 40 के गैप में हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू इस टाइप से, लेकिन यहाँ हम टेम्परेचर कब कर रहे हैं, जब टेम्परेचर 0 की तरफ अग्रसर है, मतलब टेम्परेचर जब यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सीवी का मान क्या होगा, चरघातांकीय रूप से घटेगा, मतलब कि सीवी का मान कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आएगा। सीवी का मान क्या कुछ इस तरीके से हमारे पास कम होगा यहाँ से, या फिर इतना ज्यादा ये भी नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट सा, मतलब बिल्कुल हल्का सा ही फर्क पड़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो जब हमने क्या बोला, टेम्परेचर का मान कम होगा तो सीवी का मान चरघातांकीय रूप से घट रहा है, सीवी का मान भी यहाँ पे नीचे की तरफ आता जा रहा है। ये आइंस्टीन ने जो हमें रिजल्ट दिया, इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनता है, जबकि प्रयोगों द्वारा क्या देखा गया कि सीवी जो होता है वो टी पर कैसे निर्भर करता है, सीवी प्रोपोर्शनल टू होता है टी क्यूब के, सीवी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सी क्यूब, यहाँ हम लिख सकते हैं, जबकि प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि सीवी प्रोपोर्शनल टू होता है टी क्यूब, जो उपयुक्त ग्राफ से संभव नहीं है। इस ग्राफ से आपको ये रिजल्ट मिल सकता है क्या, सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होने का तो मतलब तो क्या हो गया कि अगर सीवी का मान 2 करते हो तो टी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। या हम ये बोले, सॉरी, टी का मान अगर हम 2 करते हैं तो सीवी का मान क्या होगा, टी के क्यूब के बराबर हो जाएगा, मतलब जैसे 8 गुना, कितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ये तो नीचे से ऊपर जाने वाली कंडीशन हो जाएगी, जबकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल कम होता जा रहा है। अब वैसे देखा जाए तो प्रकृति बिल्कुल सही बात है, कुछ कुछ एक जैसी है, अगर हम इसका मतलब यहाँ टी के मान को कम करेंगे तो सीवी का मान भी कम होता जाएगा, हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, सही बात है। तो क्या होता है, कई बार तो ये ग्राफ थोड़ा मैचिंग सा हो भी जाता है कि निष्कर्ष जो निकल रहा है एक्सपेरिमेंटली उससे थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन कई बार थीटा ई का जो हमने मान लिया है एच न्यू अपॉन के, उसके कुछ मानों के लिए ऐसा ग्राफ बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता, इसीलिए हम ये जो आइंस्टीन वाली थ्योरी है इसको उतना ज्यादा सही नहीं माना जाता इस कारण से,
ठीक है, अभी हम आगे और उस पर डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहले लिखो कि जो कि उपयुक्त आलेख से संभव नहीं है। ठीक है, जो उपयुक्त आलेख से संभव नहीं है, नोट कर लो। ठीक है ना, तो ये फाइनली मान हुआ न्यूनतापों के लिए। तो अब हम लिखेंगे, समझ में आया आइंस्टीन मॉडल की कमी मतलब इस पेज पे बताई गई। अभी हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थी आइंस्टीन मॉडल की कमी। ठीक है ना, यहाँ पर आकर मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लगी। पहले तक तो लग रहा था सही है, ये देखा कि कई जगह रिजल्ट तो कुछ मानों के लिए मैच कर भी गया। सीबी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होने का मतलब भी क्या है, आप अभी बढ़ने की तरफ बात करो, कम करने की तरफ बात करो, तो इसका मतलब टी का मान कम करोगे तो सी का मान भी कम होगा। तो वो ग्राफ से हमें दिख रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियली तो कम नहीं हो रहा, सीधे कम हो जाना चाहिए था, एक्सपोनेंशियली नहीं हो रहा। लेकिन क्यूब होने की वजह से कुछ जगह तो ग्राफ हमें लगभग एक्सपोनेंशियल जैसा मिल जाता है, लेकिन हमेशा वो चीज नहीं मिल पाती है इसलिए। ठीक है ना, तो हमारे पास जो फाइनली सीबी का मान हमारे पास न्यूनतापों के लिए क्या मान आया, एक बार हम फिर से देखते रहते हैं। 3r थीटा ई अपॉन में टी का स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल क्या मिला हमें, माइनस थीटा ई अपॉन में टी। इसी के बेस पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो अब आप लिखोगे, या आप लोग मत लिखना, लिखा हुआ है ये आपके पास, आप लोग इसमें लिखो आइंस्टीन मॉडल की कमियां। आइंस्टीन मॉडल की कमियां। ठीक है ना, लिखो इसमें एरो लगा के लिखो, फर्स्ट एरो लगा करके लिखो। लिखो यदि सीबी के प्रायोगिक मान, यदि सीबी के प्रायोगिक मान एवं आइंस्टीन सूत्र से प्राप्त मान, एवं आइंस्टीन सूत्र से प्राप्त मान कौन सा, टी अपॉन थीटा ई, टी अपॉन थीटा ई, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव करोगे तो उल्टा हो जाएगा, टी अपॉन थीटा ई के मध्य ग्राफ खींचा जाए, के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ का प्रारूप तो समान होता है, तो ग्राफ का प्रारूप तो समान होता है, परंतु परंतु न्यूनताप पर आइंस्टीन वक्र, अभी जो हमने ग्राफ बनाया था सीवी में और टी में, वो कौन सा वक्र था, आइंस्टीन वक्र, वहां नीचे लिख लेना, वो कौन सा वक्र था हमारा, आइंस्टीन वक्र, आइंस्टीन वक्र। ठीक है, जो हमने यहाँ से बनाया था, यहाँ से हमने क्या बताया, सीवी प्रोपोर्शनल टू हो रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई अपॉन टी, इसी के बेस पे हमने ग्राफ बनाया था, वहां नीचे लिख लेना आइंस्टीन वक्र। तो परंतु न्यूनताप पर आइंस्टीन वक्र कॉमा प्रायोगिक वक्र से अच्छी सहमति प्रकट नहीं करता है, आइंस्टीन वक्र प्रायोगिक वक्र से अच्छी सहमति प्रकट नहीं करता है। प्रायोगिक वक्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इस पे लिख लेना प्रायोगिक वक्र। ठीक है, आइंस्टीन वक्र प्रायोगिक वक्र से अच्छी सहमति प्रकट नहीं करता है, फुल स्टॉप। साथ ही थीटा ई का, ये थीटा ई का ऐसा मान ज्ञात करना संभव नहीं है, थीटा ई का ऐसा मान ज्ञात करना संभव नहीं है जो उच्च ताप एवं निम्न ताप, जो उच्च ताप एवं निम्न ताप
दोनों पर एक साथ सहमति प्रकट करे, दोनों पर एक साथ सहमति प्रकट करे। मतलब हमने न्यूनतापों के लिए भी वैल्यू निकाली और उच्च ताप के लिए भी हमने वैल्यू निकाली थी, तो दोनों में थीटा ही था। अब थीटा ही की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो कि ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो न्यूनताप पे भी सही बैठे और उच्च ताप के लिए भी सही बैठे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। या लिखो अर्थात यदि थीटा ई का एक विशेष मान माना जाए, थीटा ई का एक विशेष मान माना जाए जो उच्च ताप पर अच्छी सहमति प्रकट करता हो। कोई अगर हम थीटा ई की मान लो एक पर्टिकुलर वैल्यू ले भी लेते हैं जो हमारे उच्च ताप पर अगर वो बढ़िया सहमति प्रकट कर रहा है, ग्राफ से प्रकट करता है, तो निम्न तापों पर प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मानों में अंतर आ जाता है, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मानों में अंतर आ जाता है। ठीक है, ये मान हमारा कौन सा है, ये सैद्धांतिक मान है। एक तरह से आप लिख सकते हो ये आपका सैद्धांतिक मान है जो कि आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार आया है। सैद्धांतिक मान लिख लेना आप लोग ब्रैकेट में, और ये आपका प्रायोगिक मान है। क्लियर है? अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू मिली, जबकि प्रैक्टिकली हमें ये वैल्यू मिलती है। और जो हमने ग्राफ देखा वो भी देखा कि कुछ पॉइंट पर तो मैच कर जाता है, लेकिन थीटा ई के कुछ मानों के लिए ग्राफ बिल्कुल मैच नहीं हो पाता। तो ये आइंस्टीन के मॉडल की कमी थी, पहली कमी। दूसरी कमी लिखो, नेक्स्ट एरो लगा के दूसरी कमी लिखो। आइंस्टीन के अनुसार ठोस के अणु स्वतंत्र दोलक के समान कंपन करते हैं, स्वतंत्र दोलक के समान कंपन करते हैं तथा इन सब की आवृत्ति समान होती है, तथा इन सब की आवृत्ति समान होती है। फुल स्टॉप। वास्तव में ठोस के सभी अणु परस्पर बंधे रहते हैं, ठोस के सभी अणु परस्पर बंधे रहते हैं तथा युग्मित दोलकों के समान कार्य करते हैं, तथा युग्मित दोलकों के समान कार्य करते हैं। क्लियर है? मतलब कि देखो आइंस्टीन ने तो क्या प्रूफ कर दिया अपने को, कंपन के लिए 3R वैल्यू आइंस्टीन के मॉडल से अपने निकाली। आइंस्टीन ने क्या बोला, कोई अणु वाइब्रेशन के लिए तीनों डायरेक्शन में फ्री होता है। ठीक है ना, कि वो एक्स अक्ष में भी वाइब्रेशन कर ले, वाई में भी वाइब्रेशन कर ले और जेड के सापेक्ष भी वाइब्रेशन कर ले। तो इसलिए हमारे पास कंपन की विधा कितनी आ गई, 3R आ गई। अब तीनों तरफ वाइब्रेट करने का मतलब तो क्या हो गया कि ठोस के सारे अणु, इसका मतलब बिल्कुल एक दूसरे से फ्री होते हैं और वो बिल्कुल एक अणु बिल्कुल अलग दोलक की तरह काम करेगा, अगला अणु अलग दोलक की तरह काम करेगा। ऐसा मतलब हो गया आइंस्टीन के अनुसार, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में हम सबको पता है कि ठोसों के सारे अणु क्या होते हैं, बहुत ही परस्पर बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये आइंस्टीन के मॉडल की दूसरी कमी रह गई। लिख लिया? तो अब ये जो कमियां रह गई, इन कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट किसने दिया, डिबाई ने मॉडल दिया। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल करके लिखो डिबाई का मॉडल, डिबाई का विशिष्ट ऊष्मा मॉडल। डिबाई का विशिष्ट ऊष्मा मॉडल। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा एच लिख लेना, विशिष्ट ऊष्मा ठोसों के लिए। ठीक है ना, ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल। तो हम यहाँ सबसे पहले हम लाइन क्या लिखेंगे कि आइंस्टीन की कमियों को दूर करने के लिए, देखो आइंस्टीन मॉडल की, आइंस्टीन के ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा मॉडल की
कमियों को दूर करने के लिए डिबाई ने अलग मॉडल प्रस्तुत किया। अलग मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसके अनुसार अब इसके मॉडल के कुछ एक मेन पोस्टुलेट क्या थे, लिखो फर्स्ट, जिसके अनुसार लिखो ठोस का प्रत्येक अणु, ठोस का प्रत्येक अणु युग्मित दोलक के समान कार्य करता है। अब देखो डिबाई यहाँ पर ये मान के चला, डिबाई ने ये नहीं बोला कि ठोस का प्रत्येक अणु फ्री है और एक अलग दोलक की तरह कार्य कर रहा है। डिबाई ने ये बात मान करके चली क्या, कि ठोस का प्रत्येक अणु युग्मित दोलक के समान कार्य करता है तथा युग्मित तंत्र के कंपन प्रसामान्य विधाओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, प्रसामान्य विधाओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एन परमाणु वाले, ये कैपिटल एन परमाणुओं वाले ठोस में, कैपिटल एन परमाणुओं वाले ठोस में कुल 3n प्रसामान्य विधाएं होती है, कुल 3n प्रसामान्य विधाएं होती है। अब देखो, अब डिबाई ने सोचने का ये चेंज होता है। आइंस्टीन ने तो क्या बोला कि प्रत्येक अणु फ्री है और वो बिल्कुल तीनों डायमेंशन में कहीं भी दोलन कर सकता है, इसीलिए उसकी कंपन विधा 3n बताई। जबकि 3n यूज इसने भी लिया, डिबाई ने भी, लेकिन इसने क्या कहा, इसने बोला कि नहीं, सारे अणु काम तो कैसे करते हैं, युग्मित दोलक की तरह कार्य करते हैं। हाँ, उसने ये बोला कि ठोसों की जो कंपन होते हैं उनको किसी प्रसामान्य विधा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और एक के सापेक्ष प्रसामान्य विधा इसने 3n मान ली, ठीक है। तो इसने इसको 3n का मतलब तीनों डायरेक्शन नहीं मान करके 3n एक प्रसामान्य विधा माना है इसने, ठीक है। तो 3n प्रसामान्य विधाएं होती हैं, कॉमा, जिनकी आवृत्तियां 0 से अंतक आवृत्ति, 0 से अंतक आवृत्ति क्या होती है। अब ये नाम थोड़ा अजीब लगेगा तो इंग्लिश में ध्यान रख लेना, इसको अंतक आवृत्ति को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अंतक आवृत्ति कहाँ तक, ओमेगा डी से इसको प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा डी तक हो सकती है, ओमेगा डी तक हो सकती है, ठीक है। आवृत्तियां कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी तक हो सकती है। किसके फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कंपन विधा की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रसामान्य विधा की फ्रीक्वेंसी 0 से ओमेगा डी तक हो सकती है, फुल स्टॉप। ओमेगा डी को, ये जो ओमेगा डी है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। साथ ही साथ लिखो, ओमेगा डी को डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति, डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति भी कहा जाता है, ठीक है। डिबाई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी से कहते हैं, डिबाई की अभिलाक्षणिक आवृत्ति ओमेगा डी, ओमेगा डी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको, डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति, डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति कहा जाता है।
विधाओं में समान रहता है। किसका मान? ओमेगा डी का मान। क्लियर है? ये थी डिबाई के तीनों डिबाई के मॉडल की जो मेन पॉइंट्स है वो थे अपने। तो अपन देखते हैं डिबाई ने क्या फॉर्मूला दिया, डिबाई का अप्रोक्सीमेशन अपन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो अपन छोटी सी एक डेरिवेशन करने वाले हैं, ये डेरिवेशन ऐसा है कि एग्जाम में आपको इस डेरिवेशन की बहुत ज्यादा ऐसे नंबर वाली कंडीशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये डेरिवेशन में इंटीग्रेशन वगैरह आपकी बहुत टफ है। अगर आप उन्हें पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो आप बहुत लंबा सारा टाइम ले लोगे, बहुत लंबा सारा लिख दोगे और उतने मार्क्स का एक्चुअली में वो क्वेश्चन होगा भी नहीं। इसलिए यहाँ आपको जैसे यहाँ करवाया जाता है शॉर्ट में ही करना है। हाँ, आप पूरी थ्योरी अच्छे से लिखो, उसका ग्राफ अच्छे से बनाओ, बीच में डेरिवेशन भी करो, तब आपके ओवरऑल मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो लिखो डिबाई अप्रोक्सीमेशन, डिबाई सन्निकटन। डिबाइस approximation, डिबाई का सन्निकटन। देखो इसमें पहले डिबाई के अनुसार, डिबाई के अनुसार यदि किसी क्रिस्टल में, यदि किसी क्रिस्टल में गतिशील प्रत्यास्थ तरंगों का, गतिशील प्रत्यास्थ तरंगों का तरंग धैर्य, प्रत्यास्थ तरंगों का तरंग धैर्य इसके अंतर परमाणु दूरी की तुलना में, इसके अंतर परमाणु दूरी की तुलना में बहुत अधिक हो, अंतर परमाणु दूरी की तुलना में बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो क्रिस्टल माध्यम को, तो क्रिस्टल माध्यम को सतत माध्यम माना जा सकता है, सतत माना जा सकता है। मतलब इसमें जो भी तरंगे, किसी भी ठोस के अंदर जो भी तरंगे उठेगी, हम क्या कह रहे हैं, अगर इन तरंगों का, ये जो भी प्रत्यास्थ हमारी तरंगे, अगर इनका तरंग धैर्य, इनके दो परमाणु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतर परमाणु दूरी। तो अगर इन तरंग धैर्य, इन तरंगों का जो तरंग धैर्य है वो अगर इनके अंतर परमाणु दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम इस ठोस को कैसा मान सकते हैं, इस प्लेन को बिल्कुल सतत, कंटिन्यूअस मान सकते हैं। क्लियर है? तो लिखो इसमें आगे नेक्स्ट, ऐसे माध्यम में, ऐसे माध्यम में संभावित कंपन विधाओं की संख्या, ऐसे माध्यम में संभावित कंपन विधाओं की संख्या 3n होती है, कंपन विधाओं की संख्या 3n होती है। फुल स्टॉप। इन कंपन विधाओं की आवृत्ति, इन कंपन विधाओं की आवृत्ति, इन कंपन विधाओं की आवृत्ति 0 से ओमेगा टी तक सीमित है। आवृत्ति कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0 से ओमेगा डी तक सीमित है, 0 से ओमेगा डी तक सीमित है। ओमेगा डी को, ओमेगा डी को डिबाई अंतक आवृत्ति कहते हैं, ओमेगा डी को डिबाई अंतक आवृत्ति कहते हैं। डिबाई अंतक आवृत्ति कहते हैं। फुल स्टॉप। यदि सतत माध्यम में, यदि किसी सतत माध्यम में, ये जो सतत माध्यम हमने माना है, यदि किसी सतत माध्यम में ओमेगा तथा, किसी सतत
आवर्तक माध्यम में ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो, जेड ओमेगा डी ओमेगा हो। ये क्या है, कंपन विधाओं की संख्या केवल इसके बीच में, ओमेगा से ओमेगा प्लस इतनी रेंज के बीच में कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा हो तो कुल कंपन विधाओं की संख्या, तो कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 से ओमेगा डी तक इंटीग्रेट कर दो जेड ओमेगा डी ओमेगा को, और कुल कंपन विधाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगा, ये 3n के बराबर। ये हो जाएगी कुल कंपन विधाओं की संख्या। किस कंडीशन में, जब इतनी रेंज में कंपन विधाएं कितने आ रहे हैं, जेड ओमेगा डी ओमेगा। लिख लो। ठीक है, जहां जेड ओमेगा डी ओमेगा बराबर, इसको एक्चुअली में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, यहाँ से अपन ओमेगा का मान निकालते हैं, ओमेगा डी का मान, लिमिट रख के ओमेगा डी का मान निकालते हैं, फिर ओमेगा डी का मान जेड ओमेगा का जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसमें डालते हैं तब। अब वो डेरिवेशन लेकिन अपने यूज में नहीं है, इसलिए अपन डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ जेड ओमेगा डी ओमेगा, अपन डायरेक्टली जेड ओमेगा डी ओमेगा के मान पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, इसका मान आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू डी ओमेगा, 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू डी ओमेगा। ठीक है, जहाँ जेड ओमेगा डी ओमेगा को क्या कहते हैं हम, विधा घनत्व। विधा घनत्व, विधा कौन सी है, कंपन विधा है। क्लियर है, ये क्या है हमारी विधा घनत्व। ठीक है, मतलब ये बेसिक लेकर के चला था कौन, डिबाई। ठीक है, तो डिबाई ने इस कॉन्सेप्ट के बेस पर डिबाई ने भी फिर क्या निकाला, एनर्जी का मान निकाला, और एनर्जी का मान यहाँ से भी उतना ही निकला जितना कि आइंस्टीन ने निकाला था। ठीक है, एनर्जी के मान पर डिफरेंस नहीं आया, तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा, कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा ई बार। तो माध्य ऊर्जा का मान यहाँ पर भी उतना ही मिला जितना हमें पहला मान मिला था। कितना मिला था, जैसे हमें नॉर्मली एन के थीटा वी हमने माना था उसको। ठीक है ना, एन के थीटा वी इंटू में 1/2 प्लस ई की पावर 1/e की पावर थीटा वी अपॉन टी -1। इसका मान भी सेम निकला, जो कि हम क्या कह सकते हैं, आइंस्टीन माध्य ऊर्जा के समान है। जो कि आइंस्टीन की माध्य ऊर्जा के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया जब इसने विशिष्ट ऊष्मा निकाला। तो इसने विशिष्ट ऊष्मा अलग तरीके से निकाला। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, जालक की विशिष्ट ऊष्मा, जालक विशिष्ट ऊष्मा। जालक विशिष्ट ऊष्मा सीवी। तो सीवी का मान के लिए सबसे पहले हमें क्या यू चाहिए, तो इसमें लिखो आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में, आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा हो गया ना, ओमेगा से कहाँ तक चल रहा है, ओमेगा प्लस डी ओमेगा तक। तो आवृत्ति का अंतराल कितना आ गया, डी ओमेगा के बराबर। आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में कंपन विधाओं की ऊर्जा, कंपन विधाओं की ऊर्जा
ऊर्जा कितनी आई, यू ओमेगा डी ओमेगा बराबर इसने निकाला ई बार इंटू जेड ओमेगा डी ओमेगा के। ये फॉर्मूला यूज में दिया डिवाइन ने, क्योंकि इसने आइंस्टीन ने कंपन विधा इसी में 3n मान लिए थे, 3r आ गया था, जबकि इसने कंपन विधाओं की संख्या जो विधाओं की डेंसिटी कितनी निकाल ली, जेड ओमेगा डी ओमेगा के बराबर। लिख लो। ठीक है, लिख लिया। ये यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा। अब अगर हम बात करें कुल विशिष्ट ऊष्मा की, ठीक है, जालक की ठोसों की कुल विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी कुल, पहले हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं। हम बात करें ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा, कितनी हो जाएगी, u बराबर, हम कर लें इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से, 0 से ओमेगा डी तक। ओमेगा डी का ही मान हमने ले रखा है, तो लिमिट हमने ले ली कितनी, 0 से ओमेगा डी की, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा के लिए, ये हमारे पास फाइनल आया। अब हम यहाँ से निकाले विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, सीवी, सीवी बराबर क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी, मतलब कि डी अपॉन डी टी, इसका 0 से ओमेगा डी में ई बार इंटू में जेड ओमेगा डी ओमेगा का। अब हमारे पास जेड ओमेगा का मान है और डी ओमेगा का मान भी है, दोनों के दोनों मान यहाँ पे रख दो, फिर देखो क्या वैल्यू आती है। तो देखो पहले हम ई बार का मान रखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ई बार का मान रखने पर सीवी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी हमने ले लिया 0 से ओमेगा डी में, ठीक है। जेड ओमेगा पहले ले लिया हमने, इनटू में ई बार का मान, कितना वैल्यू आ गया हमारे पास, थीटा ई को अगर हम एच कट के टर्म में ले लेते हैं, हमने थीटा ई बराबर ये लिया था एच न्यू अपॉन के, या अगर ओमेगा के टर्म में हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एच कट ओमेगा, सिंपल सा है, एच कट अपॉन 2 पाई के टर्म में, और 2 पाई बाई के बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं एच कट ओमेगा अपॉन 2 प्लस एच कट ओमेगा ई की पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन टी माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एच कट ओमेगा अपॉन के आ जाएगा यहाँ पे अपॉन के टी माइनस 1, ये अभी हमने, और इंटू में डी ओमेगा, ठीक है। केवल किसका मान रख दिया, ई बार का मान रख दिया हमने यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसका मान रख देते हैं उठा करके, इस जेड ओमेगा का मान भी रख दो यहाँ पे, तो जेड ओमेगा का मान कितना आया था आपके पास, नेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं जेड ओमेगा का मान रखने पर, रख दो इसमें मान, सीवी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हम ले लेते हैं 0 से ओमेगा डी में डी अपॉन डी टी, क्या वैल्यू है हमारे पास, ये एच कट ओमेगा अपॉन 2 प्लस एच कट ओमेगा अपॉन ई की पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1, ठीक है। इंटू में जेड ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आई थी हमारे पास, 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब, ठीक है, और इंटू में डी ओमेगा एज इट इज आई है, सिंपल सा है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप पहले डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद में इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। पहले डिफरेंशिएट करो और देन इसको इंटीग्रेट करो, तो करो ये आप लोग अपनी रफ कॉपी में। अब देखो ये बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा लेंदी इतना डिटेल में हमें करना ही नहीं है इसको, ठीक है। हम कोई शॉर्ट मेन टर्म लेते हुए चलेंगे, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब, ये तो हमें कांस्टेंट दिख ही रहा है,
जो मेन टर्म है वो हम लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है ना। हमने किया क्या है, 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब, ये हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखो हम एक चीज क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमें करना है 0 से ओमेगा डी में, ठीक है। यहाँ हमारे पास में एच कट ओमेगा भी तो आ रहा है कॉमन, हमने एच कट ओमेगा दोनों में आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, यहाँ तो बन गया 1/2 प्लस यहाँ कितना बच गया 1/e की पावर एच कट ओमेगा हमने कॉमन ले लिया, तो -1/kt और माइनस का 1, ठीक है। e की पावर -1 क्या, यहाँ पे माइनस नहीं, ये माइनस इसमें होता ही नहीं है ना, ठीक है। तो e की पावर 1/kt -1, ये वैल्यू बच गया, और यहाँ पर हमारा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बच गया, क्लियर है यहाँ से। अब आप देखो 1/2 यहाँ पे d/dt था, अब d/dt हमें इन दोनों का करना है, तो आपको पता है 1/2 कांस्टेंट है, इसका d/dt करोगे तो ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो हम बाकी टर्म को सॉल्व करके लिख देते हैं, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो अच्छा यहाँ से तो हमने कांस्टेंट थोड़ा ना लिया, ये एच कट ओमेगा अपॉन kt रहेगा ही, ठीक है। ये तो हमारे पास हो जाएगा 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 9n एच कट अपॉन ओमेगा डी क्यूब, एज इट इज ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा टी में d/dt किसका, अब यहाँ पे ओमेगा है, इस ओमेगा को अंदर ले लेते हैं, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, कितनी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा क्यूब, अपॉन में क्या आ जाएगा e की पावर एच कट ओमेगा अपॉन kt -1 इंटू डी ओमेगा, क्लियर है, नोट कर लो। लिख लिया। अब यहाँ पे देखो d/dt आप लोग इसका करके देखो, अब आपके पास यहाँ पे रफ में उसको करके देख लेना, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी आपको, थोड़ा सा टफ वैल्यू आएगा, इसलिए आप उसको अलग से रफ में करके देख लेना, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब, ये वैल्यू एज इट इज आई क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा क्या आएगा एच कट है, एच कट का तो हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में के आ जाएगा हमारे पास, के भी जो हम मान रहे हैं ये है के बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास एक तो आ जाएगा नीचे के बी और टी स्क्वायर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो इसका अंदर डिफरेंशियल किया है हमने, तो e की पावर x का यहाँ पे देखो वैल्यू क्या बचेगी 0 से ओमेगा डी में, ठीक है। क्या करना है हमें, इसका डिफरेंशियल कर लो, तो आपके पास इसका दोनों का u/v से होगा, u/v से हम कैसे करते हैं, पहले u लिख करके v का डिफरेंशियल माइनस में v लिख करके और u का डिफरेंशियल, ठीक है, उस तरीके से कर लो। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी ω4 एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा अपॉन kt, ठीक है, इंटू में डी ओमेगा, और अपॉन में क्या आ जाता है v का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा अपॉन kt -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आई तो आपको बच्चों उसके लिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो रफ में करके देख लो, वैसे बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस u/v का फॉर्मूला लगा करके कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करने के लिए इंटीग्रेशन हमारे पास थोड़ा लेंथी हो गया, तो हमें इसको शॉर्ट में करना पड़ेगा, शॉर्ट में करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे कि हम x बराबर क्या मान ले, माना x बराबर एच कट ओमेगा अपॉन kt को तो मान लो आप x, एच कट ओमेगा अपॉन kt को आप मान लो x, ठीक है। दूसरी चीज हम किसके बराबर मान लेते हैं, आपका ये एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी जो आ रहा है, एच कट ओमेगा डी और इंटू में के बी, एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी,
कुछ इस तरीके से हम माने, ठीक है ना। एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी, इसको आप मान लो कोई थीटा डी के बराबर। थीटा डी क्यों मान रहे हैं हम? डीवाई की वजह से, ठीक है ना। डीवाई की वजह से आइंस्टीन था पहले एनर्जी के लिए, थीटा ई माना, अब डीवाई के टर्म में हम इसको थीटा ई के बराबर मान लेंगे। क्लियर है? थीटा डी के बराबर। तो ये वैल्यूज रखने पर अब मैं एक डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाली हूँ जो कि आएगी, ये मान हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखें यहाँ से? उपयुक्त मानों को समाकलन में विस्थापित करने पर कितना मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। अब हम बस इन मानों को, अब ये मान जमाने के लिए यहाँ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस ये मान यहाँ रख करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से पहले ही, इंटीग्रेट किए बिना ओनली आप इन मानों को जमाओ। जैसे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एच कट ओमेगा अपॉन के टी ई की पावर एक्स, ये भी ई की पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इस तरीके से कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लिखें सी बी बराबर, सी बी बराबर आपके पास यहाँ से 9 है, 9 इंटू में के करोगे तो 9r तो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा बाहर, ठीक है। 9r आ गया आपके पास, इंटू में आपके पास t अपॉन थीटा डी का क्यूब आ जाएगा, t अपॉन थीटा डी, इसका होल क्यूब आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप कहाँ से कर रहे हो, 0 से ओमेगा डी के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन किससे चेंज हो जाएगा, ओमेगा डी को हम थीटा डी में मान रहे हैं, तो ये 0 से हमारे पास थीटा डी अपॉन टी के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ओमेगा 4 को हम लिख देंगे x की पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर इंटू में dx। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है किसके अकॉर्डिंग, डीवाई के अकॉर्डिंग। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ ये चेंज कैसे किया, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो देखो डायरेक्ट हो रहा है, की पावर बस x रखा है यहाँ, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ ओमेगा 4 को आप बोलोगे कि मैम आपने तो पूरा एच कट ओमेगा अपॉन केटी को माना था ना x, तो यहाँ केवल ओमेगा को आपने x कैसे लिख दिया, सिर्फ ओमेगा को नहीं रखा है, इसके साथ में जो केटी अपॉन एच कट से इसको डिवाइड करो ताकि आपके पास ये सेम वैल्यू बन जाए, और बाकी का जो केटी और एच कट है वो हमने इसमें मर्ज कर लिया है, तभी यहाँ पे टी का क्यूब बना है, ठीक है ना। और केटी एच कट कहाँ गया, इसमें थीटा डी के अंदर चला गया। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा रिप्लेस किया है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब ये है, इसको आप नहीं हो रहा तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख लो, ठीक है। ये है आपका इम्पोर्टेंट टर्म, समझ में आ गया। तो ये हमारा कौन सा होता है, डीवाई का नियम। यहाँ पे आप देख सकते हो सी बी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टी क्यूब आ रहा है, ठीक है। यही हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें यही मिला था, इसका मतलब डीवाई ने सही तरीके से प्रूफ किया, अर्थात क्या हम यहाँ से ये लिख लें, उपयुक्त मान डीवाई विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, जहां से सी बी प्रोपोर्शनल टू हो रहा है टी क्यूब, ठीक है, जो प्रायोगिक मानों के समान है। जो प्रायोगिक मान के समान है। यहाँ पे भी हम दोनों के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, दो केस, उच्च ताप और निम्न ताप पर देख लेते हैं क्या मान आएगा। देखो केस फर्स्ट हम लिखे फॉर हाई टेम्परेचर, उच्च तापों के लिए क्या
आपके पास यहाँ से मतलब हम क्या कह सकते हैं, टी ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा डी से, टी का मान यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। टी का मान ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर अगर हम e की पावर x को दैट इज e की पावर x को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दें तो क्या एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस आगे भी होता है, कल भी हमने देखा था। इससे अपन खोल देते हैं तो cv बराबर आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, देखो 9r मिल रहा है, t अपॉन थीटा डी का मान तो इसमें बहुत छोटा है, इसका आप डिवाइड कर दो, इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं t अपॉन थीटा डी, ठीक है, इसका क्यूब इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी अपॉन टी हमने लिख लिया। यहाँ पे देखो आपके पास x की पावर 4 एज इट इज e की पावर x आ रहा है, ठीक है, e की पावर x का मान हमने यहाँ से क्या रख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन में e की पावर x का मान रखो 1 प्लस एक्स और माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल, अब नीचे कितना रह रहा है एक्स स्क्वायर, ऊपर है x की पावर 4 तो ये कट जाएगा इससे 2 बार, मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 9r t अपॉन थीटा डी क्यूब, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। आप इनको खोल लो तो एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा एक्स 4, लिख लो पहले इतना, लिया। तो हम देखो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ से, सी डी बराबर कितना मिल जाएगा हमें 9r t अपॉन थीटा डी क्यूब, ठीक है। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया, 0 से लिमिट क्या लगाई थी थीटा डी अपॉन टी में, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, मतलब 1/3 लिमिट रख देते हैं एक्स की, थीटा डी अपॉन टी, तो थीटा डी अपॉन टी का क्यूब ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 4, तो थीटा डी अपॉन टी का पावर 4, क्लियर है। थीटा डी अपॉन क्यूब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 9r t अपॉन थीटा डी का क्यूब इंटू में थीटा डी अपॉन टी का क्यूब, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 1/3 प्लस 1/4 थीटा डी अपॉन टी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। यहाँ देखो t का मान हमने क्या लिया है ज्यादा लिया है थीटा डी से इस कंडीशन में, मतलब ये मान हमारे पास कैसा हो जाएगा नगण्य, क्यों t बहुत बड़ा है थीटा डी से, ये मान हो जाएगा नगण्य, तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास फाइनली 9r/3 बराबर 3r cv बराबर, ठीक है। ये नियम कौन सा होता है, इसको बोलते हैं ड्यूलॉन्ग और पेटिट का नियम, ये भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, यही नियम दिया था इन्होंने भी, ड्यूलॉन्ग तथा पेटिट का नियम, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली न्यून तापों के लिए जैसे हमने कल भी किया था, तो न्यून तापों के लिए आप लोग खुद से कर लेना और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना क्या वैल्यू आती है, क्लियर है। अब हमारे पास इस यूनिट का बस एक टॉपिक और बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद आपकी यूनिट खत्म, ओके, थैंक यू।